नमस्कार, कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारियों में सबसे खतरनाक बीमारी बोन कैंसर के बारे में। साथ ही बताएंगे कोविड-19 के बारे में और जानेंगे क्यों ज़रूरी है मास्क लगाना और हाथ धोना। बोन कैंसर यानी हड्डियों का कैंसर। कैंसर हर स्थिति में एक खतरनाक बीमारी है और बात अगर बोन कैंसर की हो तो यह बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हड्डियां ही मुख्य रूप से आपके शरीर का आधार होती हैं। हड्डियों में किसी तरह की खराबी आपको शारीरिक रूप से अक्षम बना सकती है। तो आइए आपको लिए चलते हैं पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह के पास, जिन्हें चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2010 में देश के चौथे उच्चतम नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। और आइए उन्हीं से जान लेते हैं बोन कैंसर के विषय में। दुनिया की सभी जानलेवा बीमारियों में कैंसर सबसे खतरनाक है, क्योंकि कई बार इसके लक्षणों का पता नहीं चल पाता है और जब इस बीमारी के होने का खुलासा होता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है और यह रोग पूरे शरीर में फैल जाता है। इसी वजह से कई लोगों को उचित इलाज का समय नहीं मिल पाता है और उनकी मौत हो जाती है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की माने तो यदि शुरुआती दौर में इस बीमारी का पता चल जाए तो 80 से 90% मरीज को कैंसर से बचाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल 7 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। साथ ही इसे कैंसर से बचाव के उपाय और खतरों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए भी मनाया जाता है। शरीर के किसी भी अंग में होने वाली कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि कैंसर का कारण बनती है। वैसे तो शरीर की यह कोशिकाएं ज़रूरत के अनुसार विभाजित हो जाती हैं, लेकिन जब यह लगातार वृद्धि करती है तो कैंसर का रूप ले लेती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोशिकाओं का यह असामान्य विकास कैंसर कहलाता है। उम्र के किसी पड़ाव पर इंसान को कैंसर के लक्षणों के प्रति चिंतित रहना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोन कैंसर के बारे में। आज हमारे साथ हैं बिहार के सुप्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN सिंह। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं बोन कैंसर के विषय में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि क्यों कैंसर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या बड़ा कारण आप इसका मानते हैं? क्या लाइफस्टाइल इसका बड़ा कारण है या कुछ और कारण है जिस वजह से कैंसर इतनी तेज़ी से फैल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछने के लिए। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको ये कारण बताऊं, मैं पहले बताना चाहूँगा कि कैंसर एक्चुअली है क्या। देखिए, आप सिंपल टर्म्स में आप ईंटा के भट्ठा पर जाइए और आप पाएंगे कि हज़ारों हज़ारों ईंटा निकलता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे विकृत ईंटा निकलते हैं जिसको झामा बोलते हैं हम, और वो जमा रहता है। उसकी सफाई धीरे धीरे होती रहती है। हम लोग के शरीर में भी रोज़ हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में नए सेल्स बनते रहते हैं, जैसे ईंटा बनता रहता है और कुछ झामा निकलता है। लेकिन हमारे शरीर में एक प्रक्रिया है जो उस झामा को सफाई करते रहता है। अगर किसी कारणवश फर्मा में गड़बड़ी हो गई या किसी तरह की परेशानी हो गई बनाने की प्रक्रिया में, तो आप पाएंगे कि झामा की संख्या बढ़ती चली गई, उसमें क्षमता नहीं है उसको साफ करने का। उस भट्ठे में देखिएगा कि मैक्सिमम लंबा चौड़ा बहुत बड़ा टीला झामा का बन गया। हमारे शरीर में वही हाल है। जब हमारे शरीर का जो कोशिकाएँ हैं, अगर वो सही कोशिकाएँ नहीं बनाती हैं और झामा का ऐसा एबनॉर्मल कोशिकाएँ बना लगती है, तो कुछ समय तक तो हमारे शरीर में प्रक्रिया है कि उसको सफाई करता है, लेकिन उसके बाद वो नहीं करता है और वही ट्यूमर के रूप में जमा होना शुरू होता है। तो एक्चुअली कैंसर का मेन कारण है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं का जो
नयापन होता है, नया जो बनता है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ आती हैं, उसका शेप में चेंज हो जाता है, कुछ होता है, उसके चलते एबनॉर्मल सेल्स बोलते हैं उसको, जिसकी मात्रा ज़्यादा होने पर उसे हम कैंसर कहते हैं। अब यहाँ पर दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं। एक होता है जो कि शरीर के साथ बढ़ता है। फॉर एग्जांपल कि बच्चा जैसे छोटा से बड़ा हुआ तो एक कोई ग्रोथ उसी के साथ उसी साइज में बढ़ता चला गया, वो जिस दिन ग्रोथ ख़त्म हुआ उस दिन वो बंद हो जाता है। यानी किसी से सूजन देखिएगा पैर में चाहे कहीं पर है, वो बढ़ता गया, बचपन से है और 18 साल 20 साल की उम्र के बाद वो ख़त्म हो गया। इसको हम लोग बेनाइन बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई ग्रोथ जो कि एबनॉर्मल टाइम में किसी भी शरीर के किसी भाग में अगर बढ़ना शुरू हुआ, इसका मतलब है कि उस भाग में जो सेल्स हैं उसका प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है और वो उसमें विकृति आ गई है, और मोस्टली उसको हम लोग कैंसर कहते हैं। तो ये शरीर के किसी भी भाग में किसी भी अंग में हो सकता है। जी सर, अगला सवाल हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि क्या बोन कैंसर किसी भी बोन में हो सकता है, या कुछ स्पेसिफिक बोन है जिसमें ये ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करता है, या किसी भी बोन में हो सकता है? यहाँ पर भी मैं आपको फिर जो बेसिक है उस पर ले जाता हूँ। बोन एक शारीरिक संरचना का स्तंभ है, ये इसी स्तंभ पर पूरा सब चीज़ चलता है। तो वी आर द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। तो ये पूरे शरीर में है। अब हड्डी में जो कैंसर होता है वो दो तरह से हो सकता है। प्राइमरी होता है, मीन्स कि बोन का ही अपना कैंसर है, और हमारे यहाँ बोन में सेकेंडरी भी होता है, मीन्स कि कैंसर कहीं है और हमारे बोन में आ जाता है। सर, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? हाँ, बता रहे हैं, वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्राइमरी बोन कैंसर्स होते हैं और सेकेंडरी बोन कैंसर्स होते हैं। अब प्राइमरी बोन कैंसर्स कुछ ऐसे हैं जो बोन में ही होता है, जैसे कि ऑस्टियोसार्कोमा। अब देखिए, कैंसर दो तरह का होता है। सबसे पहले इसको समझना चाहिए, अगर आपके पास समय तो मैं बताऊं कि एक कैंसर हम लोग बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। कार्सिनोमा और सार्कोमा दो तरह का कैंसर होता है। कार्सिनोमा क्या है? तो आपके मकान का ईंटा जो है वो सेल्स है, और ईंटा के बीच का जो सीमेंट है वो इंटरस्टिशियल टिश्यू है। तो ईंटा का जो कैंसर होता है उसको कार्सिनोमा बोलते हैं, और जो सीमेंट का दरार में जो भरा जाता है उसको इंटरस्टिशियल टिश्यू बोलते हैं, उसका सार्कोमा बोलते हैं। तो बोन में सार्कोमा होता है, और बोन का जो बेसिक कैंसर है वो सार्कोमा है, कार्सिनोमा नहीं है। अब दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर ये है कि बोन का कैंसर, प्राइमरी बोन कैंसर, सबसे बच्चों में बहुत कम होता है, बूढ़ों में बहुत कम होता है, बीच वाले एज में, एडल्ट्स में। और ख़ास करके हम लोग यहाँ तो बना हुआ है कि 14-15 साल का लड़का या लड़की आपके पास अगर बिना पेन का या माइल्ड पेन का स्वेलिंग लेके घुटना के अराउंड आता है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज ऑस्टियोसार्कोमा सोचो, दूसरा चीज़ बाद में सोचना, इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो मिडिल एज ग्रुप में प्राइमरी बोन कैंसर बहुत कॉमन होता है, दैट इज सार्कोमा। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बोन कैंसर है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सेकेंडरी कैंसर अगर आपको हो रहा है तो वो कैंसर आपका किसी और अंग में हुआ होगा जिसके वजह से वो बोन तक चला आया है, तो वो एक सेकेंडरी कैंसर हुआ। इसको समझ लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो हम आपसे ये समझना चाहते हैं सर, कि अभी तक हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, क्या मुख्य लक्षण हैं इसके, किस तरीके के लक्षण हैं जो उभर कर आते हैं जिसकी हम पहचान कर सकते हैं? यही एक सबसे अहमद बड़ा सवाल है कि कैंसर पेनलेस होता है, कैंसर में दर्द नहीं होता है, कैंसर कुछ दर्द नहीं बनाता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ईंटा का भट्ठा बन रहा है, उसका फरमा बना रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन जब वो किसी नस पर दबाव करता है बढ़ते बढ़ते, जैसे हम इतने चौड़े हो जाएं कि आपको ठेल दें तो आपको दिक्कत होगी, तो आप हल्ला करोगी। सिमिलरली जो नर्व पर दबाव पड़ा था आपको दर्द हुआ। तो कैंसर इटसेल्फ इज ए नॉन पेनफुल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनी टिश्यू इज कैंसर। तो अक्सर सर ये होता है कि जोड़ों में दर्द एक आम समस्या है, तो क्या कुछ लक्षण हैं जो उभर करके आते हैं जिस पे हम जानना चाह रहे थे? क्या जैसे आपने कहा कि अगर वो कैंसरस है तो उसमें दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं दर्द है तो क्या वो कैंसरस नहीं है? इस बात को समझ लेना चाहिए खुद से, या विशेषज्ञ तक जाना चाहिए? नो जी, पेन जो हमारे शरीर में होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है, प्रोडक्शन ऑफ पेन बाय बॉडी। वो हमारा प्रोटेक्टिव चीज़ है।
जैसे एक बच्चा को अगर आप जलता हुआ लालटेन के शीशा पर हाथ जला दिए तो फिर कभी नहीं छुएगा उसको, लेकिन अगर जल रहा है तो कोशिश करेगा छूने का। तो हम उसको डर जानते हैं कि इससे हमको जल जाएगा तो नहीं कुछ करेंगे। पेन हमारे शरीर में अगर कहीं होता है तो ये हमें डिनोट करता है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी है। तो पेन किसी भी प्रकार का हो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दैट मे बी द फर्स्ट साइन ऑफ योर बॉडी टेलिंग यू दैट टेक मी समवेयर फॉर माई हेल्प। अलार्मिंग है। तो हमारे तरफ से हम यही लोगों को कहते हैं कि किसी भी प्रकार का पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि हर एक पेन के लिए डॉक्टर आर एन सी क्या नहीं चलाना चाहिए, लेकिन इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। और कोशिश करिए कि अगर पेन परसिस्ट कर जाता है तो यू मस्ट गेट योर सेल्फ एग्जामिन। और नहीं तो क्या होता है कि पेट में, चाहे ओवरी में, चाहे लेडीज़ में, ब्रेस्ट में, इस समय लोग पता नहीं करता है जब नहीं हो रहा है। जब स्टेज पर हो गया तो बहुत दिक्कत हो गई। अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था पिंक वॉक, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि हर एक एडल्ट लेडीज़ को और मेल्स को भी अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। कब कोई भी गांठ अगर नजर आए तो इमीडिएटली उसका इलाज करना चाहिए, वो पेनलेस भी हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम पेन को इग्नोर ना करें, क्योंकि पेन एक कारण हो सकता है। तो कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम करा सकते हैं जिससे हमें पता चले कि ये बिनाइन है या कैंसरस है? इसकी हम पहचान किस टेस्ट से कर सकते हैं? देखिए, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है हमारे शरीर में हमारे पास जिसको हम आज आपका करा लें, आपको कहें कि आप कैंसर फ्री हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन बोन से रिलेटेड हम पूछ रहे हैं। बोन से रिलेटेड कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है कि करा लें। लेकिन अगर हमको चाहिए, जब जांच कराना चाहते हैं तो आपको कभी भी कहीं पेन हो, कुछ हो, तो उसका एक्सरे जरूर कराना चाहिए। एक्सरे इज़ दी वन वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक एग्जामिनेशन जो हमको करना चाहिए। और उसको देखना चाहिए कि इसी एक्सरे में कहीं कोई बोन खाया हुआ जगह, ऑस्टियोलिटिक लीजन बोलते हैं या ऑस्टियोपोरोटिक लीजन बोलते हैं, वो है कि नहीं है। एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूं तो जनरली ये देखा जाता है कि लोग कैंसर को लेकर के उनका रवैया बड़ा अजीब होता है। एक तो वो पहले छुपाते हैं, महिलाओं में भी ये चीज़ देखने को मिलता है कि अगर दर्द की समस्या है तो उसको लंबे समय तक वो कैरी करती हैं और छुपाती हैं, या लापरवाही भी दिखती है। अवेयरनेस क्यों नहीं आ रहा है सर, जबकि हमारे ये जो मीडिया है, हमारे माध्यम से हम इतनी अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, फिर भी उस तरीके का अवेयरनेस क्यों नहीं आ पा रहा है समाज में? सबसे पहली बात तो ये है कि अवेयरनेस का मेन कारण है इलिटरेसी। हमारे यहाँ जागरूकता उसी को होती है जो अखबार पढ़ सकता है, जहाँ हम लोग को टीवी मिल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत आदमी उससे अभी वंचित है। और तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि लोगों में कैंसर जब किसी परिवार में होता है तो परिवार हिल जाता है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है कैंसर का वो आज के ज़माने में भी इतनी कॉस्टली है कि कोई भी एक साधारण परिवार को स्टैंड करना बहुत दिक्कत होता है। तो सबसे पहला तो जब कैंसर होता है तो परिवार हिल जाता है, रोगी तो हिलता ही है। लेकिन उसको ढाढ़स बढ़ाने वाला हम डॉक्टर्स हैं, जो अगर उसको कहें कि साहब नहीं, उसको समझाएं कि नहीं ये ट्रीटमेंट लायक है, हो सकता है, तो वहाँ पैसा आड़े आता है कि पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा, क्योंकि कीमोथेरेपी इज़ वेरी कॉस्टली। सब इंस्ट्रूमेंट्स और जो कहते हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कहते हैं इक्विपमेंट्स हैं, वो सब इतना महंगा है। और मुझे आपके चैनल पर ये कहने में कोई दुख नहीं हो रहा है, कोई हमको चिंता नहीं है कि मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार या बिहार सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, उसको इतनी गंभीर समस्या को हल करने के लिए उनको कम से कम इन इक्विपमेंट्स पर जीएसटी नहीं लेना चाहिए। आज हमारे अस्पताल में मोर देन 20 करोड़ का इक्विपमेंट लगा हुआ है, और कभी मैं बैठ कर सोचता हूँ कि उसमें 3 करोड़ तो मेरा जीएसटी गया हुआ है। वो पैसा आखिर गंगा की पूजा किस पानी से होती है? गंगा की पूजा गंगे के पानी से होती है। अगर हमने उसमें इन्वेस्ट किया तो हम पेशेंट से ही लेंगे। किसी भी बीमारी में डॉक्टर के पास फॉलो अप बहुत ज़रूरी होता है। आम धारणा जो हमारे यहाँ है उसमें हम फॉलो अप को बड़ा मिस कर जाते हैं। अगर हमें कोई भी बीमारी हो, छोटी या बड़ी कोई भी बीमारी हो, फॉलो अप में नहीं रहते हैं। और अगर बात कैंसर जैसे बीमारी की करें तो उसमें फॉलो अप का भी अभाव दिखता है। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है इसमें। तो हम ये जानना चाहते हैं कि फॉलो अप कितना ज़रूरी होता है। आप हमारे दर्शकों को ज़रूर ये बताएं कि वो फॉलो अप में पहले तो आपको कोई भी आदमी, कोई डॉक्टर देख रहा है, आपकी बीमारी सही हो गई
मतलब हड्डी केस में हड्डी जुट गई, चलो उसके बाद फॉलोअप की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। लेकिन अगर कोई तकलीफ़ आपकी परसिस्ट कर रही है, अगर आपको एबनॉर्मल कोई सिम्टम्स परसिस्ट कर रहा है और ठीक भी हो रहे हैं आप, तो फॉलोअप कराना चाहिए। और अगर फिर से हो गया है, अगर रीअपेरेंस हो गया ऑफ द सिम्टम्स या रिकरेंस ऑफ द सिम्टम्स हो गया, तो यू मस्ट गो फॉर टेस्ट एंड फॉलोअप। ज़रूरी इसलिए होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें बीमारियां हैं जो सुषुप्ता अवस्था में जब है तब थोड़ा प्रिलिमिनरी तो आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर समझो आग सुलगता रहता है, और जब एक बार जब बाहर निकला तो आप बियॉन्ड योर कंट्रोल। देयरफॉर ये बात सही है कि अभाव है हम लोग में, और हम तो अपील करते हैं कि कभी कभी यही कहते हैं हम कि अगर कोई पेशेंट हमारे यहाँ नहीं लौट के आता है तो 2 कारणों से नहीं आता है। या तो वो ठीक हो जाता है, अपने आप समझता है हम ठीक हो गए, या नहीं तो डॉक्टर बदल लेता है। लेकिन दोनों केस में उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ करे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, चिकित्सक की माने तो यदि शुरुआती दौर में इस बीमारी का पता चल जाए तो 80 से 90% मरीज को कैंसर से बचाया जा सकता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कोरोना महामारी में क्यों ज़रूरी है मास्क लगाना और हाथ धोना। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर आप मास्क लगाते हैं और बार बार हाथ धोते हैं तो कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण को 90% तक रोक सकते हैं। मास्क चाहे घर के बने हों या सर्जिकल, ये सभी सीधे तौर पर आने वाले वायरस को रोकने में सफल होते हैं। फिर भी कुछ लोग इस महामारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं, ना ही मास्क लगा के घूमते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आते हैं। देश में शुरुआती लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से लोगों ने सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए खुद को घरों में समेट लिया था, वैसा जुनून अनलॉक पीरियड के दौरान दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि अब ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है तो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के घूमते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते सरेराह देखे जा रहे हैं। कोरोना महामारी से जिन देशों ने सबक नहीं लिया, उन्होंने इसका घातक अंजाम भी भुगता, लेकिन उनके हश्र से कोई सबक लेता नहीं दिखाई देता है। जबकि अब कई देशों के वैज्ञानिक इसके वैक्सीन के निकट पहुंच चुके हैं और जल्द ही इसकी वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होने की संभावना प्रबल हो गई है। यानी हमें थोड़ा सा सफ़र और करना होगा। तब तक के लिए सबको सब्र से काम लेना होगा। धरती के एक बड़े हिस्से में मौसम बदल रहा है।
सर्दियां दस्तक दे रही हैं और यही वह समय होता है जब कोल्ड फ्लू यानी सर्दी जुकाम आम बात हो जाती है। लेकिन इस बार की सर्दी दुनिया के कई वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रही है। डर इस बात का है कि ठंडी हवाओं के साथ बदलते मौसम की वजह से कोरोना वायरस अपनी अधिक ताकत के साथ तेजी से फैल सकता है। बस अभी खाना खा के बैठे हैं, इसलिए मास्क निकल। क्यों नहीं लगाया है? मास्क रखे हुए लगा लेंगे, तो मास्क लगाइए। कहाँ रखे हुए हैं? दुकान में है। अभी तुरंत हाथ धोए हैं तो बैठे हुए हैं। गलती से छूट जाता है, कभी जेबी में रखे, कभी घर पर रह गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती हम नहीं पहनेंगे। कई वैज्ञानिकों को ये आशंका है कि सर्दी के मौसम में दुनिया को कोरोना वायरस की सेकेंड वेव का सामना करना पड़ सकता है, जो पहले से कहीं अधिक जानलेवा हो सकती है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि लोग कोविड-19 के खतरे को देखते हुए ज़्यादा सावधानी से काम लें। सुरक्षा के प्रावधानों को अपनाकर कई देशों ने साबित भी किया है कि कोरोना वायरस के कहर से बचा जा सकता है, बशर्ते कि हम बचाव के निर्देशों का पालन करें। कोरोना से बचने के लिए जो प्रिवेंटिव एक्शंस बताए गए हैं उसका पालन करें। खास करके मास्क लगाने के संबंध में, चाहे सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में जाएं या निजी गाड़ियों में जाएं या फिर कहीं खरीदारी करने जाएं तो मास्क निश्चित रूप से लगाएं और सैनिटाइज़र और साबुन आदि का इस्तेमाल करके हाथ की साफ़ सफाई से अपने आप को सुरक्षित रखें। जिला प्रशासन के द्वारा विशेष टीमें गठित की गई हैं जो अवेयरनेस के साथ साथ इस पर फाइन लगाने का भी कार्य कर रही है। बहुत से देशों ने कोरोना के 2 मुख्य बचाव उपायों मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए अपने यहाँ कोविड-19 के संक्रमण को न के बराबर कर लिया है। इसका मतलब यह है कि आत्म अनुशासन के द्वारा ही इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है। हालांकि यह सही है कि लंबा समय हो गया है और सबके काम धंधे चौपट हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार और करें, उसके बाद अवश्य ही इस महामारी से निजात मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए धैर्य को बरकरार रखना चुनौतीपूर्ण होगा। मास्क लगाए उड़ गया, अभी लगा के अभी निकल के जैसे ही उड़ गया, टूट गया था। जा रहे हैं लाने। खैनी उन्हें खा लेते हैं तो इसीलिए कोई नहीं लाते रखे हुए नहीं। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोविड-19 से बचाव के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं हैं। हालांकि हमारे देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर और देशों से ज़्यादा है और मृत्यु दर भी न्यूनतम है। ज़्यादातर लोग ठीक होकर घर वापस जा रहे हैं। तो देखा आपने, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि लोग कोविड-19 के खतरे को देखते हुए ज़्यादा सावधानी से काम लें। सुरक्षा के प्रावधानों को अपनाकर कई देशों ने साबित भी किया है कि कोरोना वायरस के कहर से बचा जा सकता है, बशर्ते कि हम बचाव के निर्देशों का पालन करें। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcanke2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।